रिजा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? आहत के जाने के बाद तो जैसे रिजा के हाथ पाँव ठंडे पड़ गए थे, वो वहीं जम गई थी। रिदा की आंख खुली तो बेड पर रिजा की खाली जगह पाकर वो काफ़ी परेशान हो गई। टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। रिजा इतनी देर तक जागा नहीं करती थी। रिदा इसे ढूंढती ढूंढती सहन में पहुंची तो देखा सामने रिजा किसी ख्याल में गुम थी। रिदा की आवाज़ पर रिजा होश की दुनिया में लौटी। आपी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, रिजा ने हाथ मरोड़ते हुए कहा। रिदा जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो देखा लाल चूड़ियाँ टूटी हुई हैं और ज़मीन पे कांच बिखरे हुए हैं। रिदा ध्यान से पाँव ज़मीन पर रखती रिजा तक पहुंची। रिदा, रिजा, तुमने ये चूड़ियाँ क्यों तोड़ दी? रिदा ने इसके कंधे पे हाथ रखा। रिजा का दिल कि आपी को सब बता दे, लेकिन वो डर रही थी कहीं वह इंसान वापस ना आ जाए। इसकी आंखें भर आईं। खुद पे काबू पाते ही रिदा की तरफ मुड़ी। अभी मुझे चूड़ियाँ तंग कर रही थीं, इनका शोर मुझे इरिटेट कर रहा था, बस इसलिए गुस्से में तोड़ दी। रिजा ने झूठ बोला, इसका दिल कर रहा था धाड़े मारकर रोए। इस इंसान का खौफ इसे खाए जा रहा था। अपनी पलकों की आड़ में वो अपने आंसू छुपा रही थी। रिदा इसकी बात पे मुस्कुराई। रिजा, ये तो गलत बात है, ये चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं। मुझे आशी ने बताया कि ये तुम्हें किसी दोस्त ने भेजी हैं, तो किसी के खलूस को इन चूड़ियों की तरह चकनाचूर कर देना अच्छी बात नहीं है। और मेरी इतनी पोलाइट और धीमे मिजाज वाली बहन को कब से इतना गुस्सा आने लगा? हाँ। रिदा ने इसके कंधे पे हाथ धरा हुआ था। इसे रिजा का रवैया अजीब सा लग रहा था। रिदा की बात पे रिजा इसके गले लग गई। धीमी हवा चल रही थी, दोनों के बाल उड़ रहे थे। रिदा अचानक रिजा की हरकत पे हैरान हो गई। इसे महसूस हुआ रिजा का जिस्म लर्ज रहा है और वो रो रही है। रिजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे क्या हुआ? रिदा ने परेशानी से पूछा। रिजा बस रो रही थी, दिल का बोझ हल्का कर रही थी। रिदा इसके बाल सहलाती इसे पुरस्कून करने की कोशिश कर रही थी। बस ऐसे ही। आप ही, आज अब्बू की बहुत याद आ रही है। अगर आज अब्बू हमारे साथ होते तो ये सब तकलीफ़ें जो हम फेस कर रहे हैं ये सब ना होती, हालात कुछ और होते। रिजा ने खूब रोने के बाद जब अपने दिल से बोझ हल्का होता महसूस हुआ तो रिद्दा से अलग हो गई। आहत का इसकी ज़िंदगी में यूँ तूफ़ान बन के आने, इसकी महरूमी, ये सब बातें इसके दिमाग में घूम रही थी। इसे लग रहा था वो पागल हो जाएगी। सुबह से इसे अब्बू की बहुत याद आ रही थी। रिद्दा की भी आंखें भर आईं। इब्राहिम साहब की कमी तो इससे भी बहुत महसूस होती थी, लेकिन वो क्या करती? मजबूत तो बनना पड़ता है आखिर। घर की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। अपने पहले आंसू साफ़ किए और फिर रिजा के आंसू साफ़ किए जो खड़ी सूसू कर रही थी। रिजा, अब्बू के जाने के बाद ज़िंदगी में एक खलासी पैदा हो गई है जो कोई भी नहीं भर सकता, लेकिन रिजा से खुद को तकलीफ़ मत दो। चलो बंदर चलो, काफ़ी रात हो गई है ना। रिदा ने इसे समझाया और अंदर ले आई। रिदा का दिल भी काफ़ी बेचैन हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला है। रिजा की नींद आहत की वजह से उड़ी हुई थी और रिदा को बेसुकूनी थी। आहत गाड़ी की चाबी घुमाता, सीटी बजाता घर में दाखिल हुआ। ये वो आहत नहीं था जो हर वक्त संजीदा रहा करता था। आजकल इसके रंग ढंग भी बदले हुए थे। बचकाने हरकतें कर रहा था। इससे खुद के रवैये पे हैरानगी हो रही थी। सारे घर वाले भी इसके बदले रवैये पे हैरान से थे। अहद, कहाँ से आ रहे हो तुम और क्या वक्त है और क्या हरकतें शुरू कर रखी हैं तुमने? अहद घर में दाखिल हुआ था दादाजी की रोबदार आवाज़ से रुक गया। इसने मुड़कर दादाजी को देखा जो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। कैसी हरकतें दादो? अहद ने नासमझी से दादो की तरफ देखा जो उसे घूर रहे थे। बरखुरदार, तुम्हें लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं? तुम आजकल क्या करते फिर रहे हो? एक अंधी लड़की के पीछे बावले हो चुके हो, दादो ने गुस्से से कहा। तो रिजा को अंधा कहने पर आहत की गर्दन की रगें तन गई और इसने अपना हाथ मुट्ठी के सूरत में बंद कर लिया। खुद पे काबू पाने की कोशिश करने लगा। दादू प्लीज़, आपको जो कहना है मुझे कहिए, लेकिन रिजा को बीच में मस्क घसीट गया। आहत ने गुस्से को काबू पाते हुए आराम से कहा। वो दादाजी से बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था। काजिम साहब इसकी बात सुन के तैश में आ गए। क्यों ना घसीटूं, मैं ऐसे जानती भी हो तुम एक अंधी लड़की की वजह से मिर्हा का दिल तोड़ रहे हो। काजिम साहब को अपनी अकलौती पोती मिर्हा की टेंशन थी। आज समझ गया कि सब मिर्हा का किया दरा है। वो अंधी लड़की मेरी मोहब्बत है और दिल तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई दादू? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं मिर्हा को नहीं चाहता, तो मैं इससे शादी नहीं करूँगा। मैं इसे शादी करूँगा जो मेरे दिल में बसेगी और रिजा मेरे दिल में बस चुकी है। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता दादो। अहद ने काजिम साहब का हाथ पकड़ा और इन्हें समझाने लगा। काजिम साहब ने को इसकी बातों में शिद्दत और जुनून महसूस हुआ। पहली बार अहद के लिए के लहजे में मोहब्बत थी किसी लड़के के लिए। अहद, समझने की कोशिश करो, मिर्हा नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर बेटा, इससे शादी कर लो। काजिम साहब का लहजा अभी नरम था। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो मिराह और अहद दोनों को खुश देखना चाहते थे। दादू, मैं इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मिराह को कोई और मिल जाएगा दादू, लेकिन रिजा इसे कोई इसकी कमी के साथ नहीं अपनाएगा, इसलिए इसकी कमी कुछ नहीं है मेरे लिए। दादू, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत ही इसकी आंखों की रोशनी बनेगी। अहद ने दादू की आंखों में देखा। काजिम साहब को अहद की आंखों में इल्तिजा नजर आई, रिजा की बेतहाशा मोहब्बत नजर आई। मिराह की आंखों में भी उन्होंने ऐसी शिद्दत नहीं देखी थी। मिराह की आंखों में इन्हें ज़िद ही नजर आती थी। बेटा, मुझे इसकी माजूरी से कोई मसला नहीं है, यह तो अल्लाह के काम है। तुम इसे चाहते हो मैं जानता हूँ, लेकिन मिराह। काजिम साहब रुक गए। दादू, आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ ना?
तो मेरी खुशी रिजा का साथ है, मुझे रिजा चाहिए, आहद ने जुनूनी अंदाज में कहा। काजिम साहब जानते थे आहद को बचपन में अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए वो कुछ भी करता था, लेकिन इसे हासिल करके रहता था। बहुत ज़िद्दी था वो, पर यहाँ बात इसकी मोहब्बत की थी, वो कैसे भी पीछे हट सकता था। मिरहा भी ज़िद्दी थी, लेकिन आहद के आगे आज तक कोई भी टिक नहीं पाया था। काजिम साहब को अपने पोते को अच्छी तरह जानते थे, वो किसी बात पर अड़ जाए तो वो काम करके रहता था। पर बेटा मिरहा, दादो ने फिर से कोशिश की, लेकिन वो आहद की क्या जो मान जाए, प्लीज़ दादो मेरी खातिर, आहद के लहजे में इल्तिजा थी। काजिम साहब मुस्कुराए और आहद के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बहुत ज़िद्दी हो तुम, चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए रिजा हमें कबूल है। इनकी बात पर तो जैसे आहद को ज़िंदगी मिल गई, वो खुशी से इनके गले लगा। आज तक काजिम साहब ने आहद को इतना खुश नहीं देखा था। वो तो यही चाहते थे, वो भी खुलकर मुस्कुराए। थैंक यू सो मच दादो। अच्छा अब बताओ कब तक जाना है तुम्हारी रिजा के घर, काजिम साहब ने पूछा। दादो भी थोड़ी देर टाइम बाद, अभी कुछ ज़रूरी काम है और निपटा लूँ, आहद ने काजिम साहब से कहा। तो काजिम साहब मुस्कुराए, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा, पर जल्दी ही करना। काजिम साहब के कहने पर आहद ने इस बात में सर हिलाया। काजिम साहब इसका कंधा थपथपाते कमरे से चले गए। आहद भी मुस्कुराता रूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद बेड पर लेट गया, सर के नीचे हाथ रखे रिजा की बौखलाहट को सोच के मुस्कुराने लगा। बहुत जल्द तुम मेरी होगी जान, इससे मुखातिब गहरा मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतर गया। हैदर गहरी नींद में सो रहा था, वो बड़े पसीने से शराबूर था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरा ख्वाब देख रहा हो। झटके से इसकी आंख खुली, इसके मुंह से बेख्तियार रिद्दा का नाम निकला। ये कैसा ख्वाब था? हैदर जिसे खुमार से निकला तो खुद से मुखातिब हुआ। टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। वो इसी सोच में था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा बजा। हैदर बेटा, सबा ने हैदर को आवाज़ दी। जी मॉम। हैदर पसीना साफ करता दरवाजे तक गया और दरवाज़ा खोला। बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे डैड नाश्ते पे वेट कर रहे हैं तुम्हारा, हैदर से सबा ने कहा। वो जाने लगी तो हैदर ने इन्हें रोक लिया। मॉम प्लीज़, मुझे आपको एक बात बतानी है। हैदर ने इनका हाथ पकड़कर रोका। हैदर को ऊपर से नीचे तक देखने लगे, जो पसीने से शराबूर था। काले बाल माथे पे बिखरे थे और सफ़ेद रंग में सुर्खी घुल चुकी थी। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सबा ये कहती हुई अंदर कमरे में आई। हैदर इनके गले लग गया। हैदर का हाल देख के अब सबा टेंशन होने लगी। मॉम, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में देखा रिद्दा मेरी आंखों के सामने एक खाई में गिरती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। हैदर आंखें बंद किए इन्हें अपना ख्वाब बता रहा था। सबा भी टेंशन में आ गई कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। सबा ने इसे अलग किया और उसके चेहरे पर हाथ रखती इसे समझाने लगी। बेटा तुम सुबह के बारे में सोचते हो, शाम रिटा के बारे में सोचते हो, इसलिए तुम ख्वाब में नजर आ रही है। बस ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम सब ठीक हो जाएगा। आप जल्दी से रेडी हो जाओ। सबा ने इसके बाल संवारे। हैदर ने इस बात में सर हिलाया। इसका दिल मान नहीं रहा था। जी मॉम, आप चलिए, मैं आता हूँ, हैदर ने मुस्कुरा कर कहा। जल्दी आना, वरना तुम्हारे डैड के फालतू के जोक सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगी। और हाँ, टेंशन मत लो, रिदा ठीक होगी, तुम इसे फ़ोन कर लो, ओके? हैदर ने हाँ में सर हिलाया। यह कहकर सबा कमरे के बाहर निकल गई। आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है? या अल्लाह, सब ठीक रखना मेरे बेटे की ज़िंदगी में। सबा इसकी बात सुनकर टेंशन में आ गई। वो दिल ही दिल में सबकी खैरियत की दुआ करने लगी। पता नहीं रिदा ठीक है कि नहीं, फ़ोन करके देखता हूँ। सबा के जाने के बाद हैदर ने सोचा वो रिदा को फ़ोन कर दे। इसने फ़ोन उठाया और रिदा का नंबर मिलाने लगा। रिदा अभी अभी नहा के निकली थी। काले और सुर्ख रंग के कंट्रास्ट वाले कॉटन के सूट में इसका रंग चमक रहा था। इसके लंबे बालों से पानी कतरों की सूरत में इसकी कमर भिगो रहा था। इसने बेड की तरफ देखा तो रिजा गहरी नींद में थी। रात काफ़ी देर से इसे नींद आई थी। अचानक इसका फ़ोन चिंगारने लगा। इसने देखा तो हैदर का नंबर था। हेलो, हैदर की आवाज़ स्पीकर पर उभरी। अस्सलाम वालेकुम सर। रिदा ने सलाम किया। इससे हैरत हो रही थी कि इतनी सुबह हैदर इसे क्यों कॉल कर रहा है। वालेकुम सलाम रिदा, कैसे हैं आप? हैदर को तो समझ नहीं आ रही थी क्या बोले। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी सुबह आपने कॉल की, कुछ काम था? रिदा ने हैदर की बेकरारी को महसूस किया था। इसे बहुत अजीब लग रहा था कि इसे क्या हुआ था। हाँ, वो हैदर ने माथा मसला कि क्या झूठ बोले, क्या बहाना बनाए। वो मैं पूछ रहा था कि आपने मीटिंग की सारी तैयारियां कर ली हैं। हैदर को कुछ नहीं सूझा तो इसने आज होने वाली मीटिंग का बहाना बना दिया। सब मुकम्मल है सर, पर मीटिंग तो 5 बजे है ना, रिदा ने कहा तो हैदर ने अपना माथा पीट लिया। हाँ वो मुझे याद है, लेकिन मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। ठीक है सर, ठीक है, फिर ऑफिस में मुलाकात होगी, बाय। हैदर का दिल फिर भी नहीं मान रहा था। ओके सर, यह कहकर रिदा ने फ़ोन बंद कर दिया। रिदा एक पल के लिए इसके बारे में सोच कर रह गई, फिर इसके ख्याल को झटकती बाहर चली गई। आई होप यू आर ओके माई लव, आई डोंट नो वट इज़ गोइंग टू हैपन बट आई प्रॉमिस आई विल प्रोटेक्ट यू। यह कहा कहकर हैदर ने फ़ोन टेबल पर रखकर ड्रेसिंग के से कपड़े लेता फ्रेश होने चला गया। हेलो, मिरहा गहरी नींद में थी। अचानक इसका फ़ोन चिंगारने लगा। इसकी नींद टूटी तो झुंझला गई। हाथ मार के साइड टेबल से फ़ोन उठाया और गुस्से से बोली, हेलो मिरहा, मैं राफ़े, तुमने जो काम कहा था वो हो गया है। राफ़े की आवाज़ सुनकर मिरहा की नींद भग से उड़ गई। और झटके से उठ बैठी। इसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। तो किस बात का इंतज़ार कर रही हो? जल्दी बताओ इस लड़की के बारे में।
मिरहा ने बेचैनी से कहा। इसकी आवाज़ में वाज़ेह गुस्सा था। मिरहा, तुम्हारे कज़न का फ़ोन ट्रैक किया तो इस लड़की के घर का पता चल गया। इस घर के लैंडलाइन पे फ़ोन करता है तुम्हारा कज़न। इसने तफसीलात देना शुरू की। मिरहा से इंतज़ार नहीं हो रहा था। वह एकदम बोली, जल्दी बताओ राफ़े। मिरहा, यार मुझे समझ नहीं आती तुम्हारे कज़न की पसंद को हो क्या गया है। जिस लड़की को वो चाहता है इसका नाम रिजा है और वो अंधी है। राफ़िया ने बताया तो राफ़े ने बताया तो मिरहा का मुंह खुल गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहद जैसा लड़का, जिसके पीछे पता नहीं इस समेत कितनी लड़कियां पागल थीं, वह एक अंधी लड़की के पीछे बावला हो रहा था। मिरहा तो पहले शॉक में चली गई, लेकिन जैसे ही होश में आई इसने राफ़े को से मज़ीद कुछ पता चला। मिरहा इसकी बहन अहद की सेक्रेटरी है और शायद इसी के ज़रिए वो इस लड़की से मिला होगा। मिरहा जैसे जैसे सुन रही थी, रिजा का कत्ल करने का इसे दिल कर रहा था। अहद इसे रिजेक्ट कर रहा था एक अंधी लड़की के पीछे। अच्छा, इस पर नज़र रखो और मौका मिलते ही इसे इस दुनिया की तकलीफ से आज़ाद कर दो। बेचारी माजूरी की ज़िंदगी जो जी रही है, इसकी मुश्किल आसान कर दो। वैसे भी इसे रास्ते से हटाने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, मिरहा ने संगदिली से कहा। इसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। वो अहद के लिए इतनी ही पागल थी कि वो जान ले भी सकती थी और जान दे भी सकती थी। इतना आसान नहीं है मिरहा, तुम्हारा कज़न कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करता है इस लड़की से। पल पल की खबर है इस अंधी लड़की की से। इसका एक बंदा इसकी सिक्योरिटी पे है। कल मैं चुप कर इसकी तमाम बातें सुन ली थी। जब मैं इस लड़की की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, इसे मुझ पर शक हो गया। इसने तुम्हारे कज़न को मेरे बारे में बता दिया है। कुछ ज़्यादा ही तेज़ है तुम्हारा कज़न, राफ़े ने तशवीश से कहा। राफ़े, जो करना है करो, मगर वो लड़की ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। अगर तुमने इसे नहीं ख़त्म किया तो तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, समझे। मिरहा धाड़ी राफ़े इसके संग की दिमाग से आगाह था। वो जानता था वो उल्टी खोपड़ी की है। मैं कोशिश करता हूँ मिरहा, राफ़े ने कहा तो मिरहा झटके से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मुझे कोशिश नहीं, नतीजे चाहिए। कुछ भी करो, लेकिन वो अंधी लड़की ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। और नाकाम होकर मत आना, वरना तुम ज़िंदा नहीं बचोगे। मिरहा, काम हो जाएगा, तुम चिल करो। राफ़े इसे ठंडा करने की कोशिश करने लगा। काम होने के बाद फ़ोन करना, समझे। इसने गुस्से से फ़ोन रख दिया। अहद पागल हो गया है, मुझे ठुकरा के इस अंधी लड़की के पीछे पागल है, लेकिन मैं अहद को किसी और का होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। ये कहकर इसने टेबल पर रखा वास दीवार पे दे मारा। इसका बस नहीं चल रहा था कि सारा कुछ तहस नहस कर दे। वो अहद को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। अहद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो मुकम्मल तैयार था। सिल्वर कलर की महंगी घड़ी हाथों के जीवन बनाता, आखिरी टचअप देने लगा। इसकी ग्रे आंखों में आज अलग ही चमक थी। दादी इसके कमरे में दाखिल हुई। अहद ने ब्लैक शर्ट के साथ डार्क ग्रीन थ्री पीस पहन रखा था। अहद कोई टाई नहीं पसंद थी, इसलिए वो टाई नहीं लगाता था। दादी को हर हालत में ही खूबरू लगता था। दादी ने माशाल्लाह कहा और इसके सर की बलाई लेने लगी। क्या बात है, मेरा पोता तो बहुत खुश है, क्या बात है। दादी ने आते ही सवाल किया। अहद रिजा के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। दादी, खुश कैसे ना हूँ, दादो मान गए हैं। उन्हें मेरे और रिजा के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। इसने खुशी से बताया तो दादी तो हैरान थी। उन्होंने बहुत वक्त बाद अहद को इस कदर खुश देखा था। ये तो बहुत अच्छी बात है अहद, दादी ने खुशी से कहा। दादी, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है ना, रिजा देख नहीं सकती, अहद ने तशवीश से पूछा। मेरा अहद खुश है तो मुझे भला क्या एतराज़ होगा, और अगर रिजा देख नहीं सकती तो हम सब हैं ना, इसकी आंखें बनेंगी, दादी ने कहा तो अहद के चेहरे से खुशी झलक रही थी। इसे लग रहा था इसे किसी ने ज़िंदगी लौटा दी तो। हाँ दादी, मैं कभी अपनी रिजा को इस कमी का एहसास नहीं होने दूंगा, मैं इसकी आंखें बनूंगा, अहद ने सोचते हुए कहा। दादी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और इस बात में सर हिलाया। अपने अहद को इतना खुश देखकर वो बहुत खुश थी। इन्हें और काजिम साहब को तो अपने अहद की खुशी चाहिए थी। 10 साल पहले आमीन साहब और जहरा के साथ ही चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम डैड। हैदर अभी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंचा था और भी फुल ब्लैक थ्री पीस में मलबूस था। इसे संजीदगी से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा जी, आज खैरियत, तो बड़े संजीदा लग रहे हो। यासीन साहब जो नाश्ते में मसरूफ़ थे, हैदर के सलाम का जवाब दिया। हैदर थोड़ा परेशान लगा था। वैसे तो हर वक्त हंसा करता था, लेकिन आज थोड़ा संजीदा था, जो इनसे हजम नहीं हो रहा था। वो भी हैदर जैसे थे, हर वक्त हंसते रहते थे। कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही, हैदर ने ब्रेड पे जैम लगाते सादा से जवाब दिया। इतने में सबा आ गई। हाथों में जूस का जग पकड़ रखा था। उन्होंने जूस यासीन साहब के ग्लास में डेला। लगता है बेगम आपके सपूत को हमारी बहू की याद सता रही है, यासीन साहब ने हंसते हुए सबा से कहा। वो हैदर को छेड़ रहे थे। हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ ऐसा ही है, लगता है हैदर अब सुधर रहा है। सबा ने भी इसकी टांग खींची। ये तो इम्पॉसिबल है, अगर आपके पोते पोतियाँ भी हो जाए ना मॉम, फिर भी आपका बेटा नहीं सुधरेगा। रिदा का नाम सुनकर हैदर का मूड फ्रेश हो गया। वो हंसने लगा। इसने डैड को आंख मारते कहा। इसने जूस का गिलास लबों से लगा लिया। वाह बेटा, शेख चिल्ली के ख्याल ही पिलाओ, अभी शादी हुई नहीं कि पहले ही बच्चों की परेशानी हो गई है। सबा ने इसके सर पर चिप्त लगाई। यासीन साहब भी हंसने लगे। इन्हें अपने बेटे से यही उम्मीद थी। वैसे सबसे 2 कदम आगे रहता है मेरा बेटा। प्राउड ऑफ यू सन। यासीन साहब ने हंसते हुए हैदर की बातों की तायद कर रहे थे। इसी बात पे सबा का मीटर शार्ट होता था। वो हमेशा इनकी इस किस्म की बातों से चिढ़ जाया करती थी। वाह यासीन साहब,
अच्छी बातें सिखा रहे हैं आप अपने बेटे को। 2 कदम अभी दूर दूर तक शादी का पता नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे। कमाल करते हैं आप। सभा चिढ़ गई। उन्होंने एक घूरी यासीन साहब को दी जो हंस रहे थे और दूसरी हैदर को जो खुल के कह के लगा रहा था। बेगम आपका गुस्सा। उफ। यासीन ने दिल के मुकाम पे हाथ रखा और सबा को आंख मारी तो सबा का मुंह खुल गया। हैदर मायने खेज मुस्कुरा रहा था। उन्होंने बहुत खतरनाक घूरी से यासीन साहब को नवाजा। और माम शादी का क्या पता है, मालूम नहीं कल ही हो जाए और आपकी बहू घर आ जाए। होने को क्या नहीं हो सकता, क्यों डैड। हैदर उठता सबा तक पहुंचा और इन्हें कंधे से थाम के बोला। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बिल्कुल बेटा जी, आप बेगम परेशान मत होइए, शादी भी हो जाएगी। यासीन साहब ने इसकी तायद की। सबा मुस्कुरा दी। उन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया को देखा जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि हैदर ने जो कहा शायद को सच होने वाला था। कबूल है, इसने लड़खड़ाती आवाज़ में निकाह कबूल कर लिया। इसकी आंखों से अश्क टूट कर निकाहनामे में जज्ब हो गए जिस पे वो दस्तखत कर रही थी। आज इसकी ज़िंदगी में वो इंसान शामिल हो चुका था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसकी ज़िंदगी में आने वाले एक तूफ़ान ने इसकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। इसका जिस्म काँप रहा था, दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। वो अभी काले लिबास में थी। इसे देख के कहीं से भी दुल्हन का गुमान नहीं हो रहा था। लग रहा था कोई मातम हो। वो रिदा इब्राहिम से रिदा हैदर यासीन बन चुकी थी, जिसके लिए इसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। वो अपने कमरे के सिंगल सोफे पर बैठी किसी चीज़ को घूर रही थी। इसकी आंखों में बिल्कुल वीरानी थी। इसके बाल बिखरे थे। रो रो कर आंखें इस कदर सुर्ख हो चुकी थी कि ऐसा महसूस होता था कि इसकी आंखों से खून छलकने को तैयार हो। इसने पास दूसरे सोफे पर बैठी रिजा का हाथ जकड़ रखा था। वो ख्यालों में गुम अपनी किस्मत पे मातम मना रही थी कि अम्मी ने इसके सर पर हाथ फेरा। इसने आंसू भरी लाल आंखें उठाकर आमीन बेगम की तरफ देखा। आंसुओं ने इसके गाल भिगो दिए जो रोने की वजह से लाल हो रहे थे। इसकी छोटी नाक सुर्ख हो रही थी। रामीन भी सिसक रही थी। रिदा खड़ी हो गई और अम्मी के गले लगकर धाड़े मार मार के रोने लगी। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, मेरे साथ ये क्या हो गया अम्मी, मैं बेकसूर हूँ, मैं बदकिरदार नहीं हूँ अम्मी। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई थी। वो बहुत तकलीफ में थी। रिजा भी रो रही थी। आशी इसके पीछे खड़े इसकी पीठ सहला रही थी। रामीन इसके बालों में उंगलियां चला रही थी। वहाँ मौजूद सभी से पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता है मेरी जान, तुम्हारा दामन कल भी पाक था और आज भी पाक है। अब जो हो गया वो नसीब में लिखा था। हैदर ने तुम्हारा हाथ थामा है, इस हमसा की तरह तो नहीं जिसने बड़ी महफिल में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर के रख दी। अब रोना बंद करो। रामीन को अपनी बेटी पे पूरा भरोसा था। हाँ, आपकी अम्मी सही कह रही हैं, वक्त रहते आप इस घटिया इंसान से बच गई हैं। हैदर भाई कितने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया। जो हुआ इसमें ना आपका कसूर है और ना हैदर भाई का। बस आप दोनों का मिलना ऐसे ही तय था। रिजा हाथ पांव चलाती गिरती संभलती रिदा तक पहुंची और इसे सहारा देने लगी। आशी, रामीन और रिजा को इस पर पूरा भरोसा था। वो उसके किरदार की गवाही दे सकती थी। अम्मी मैं बद किरदार नहीं होना। रिदा बीबी रामीन के सीने से लगी रो रही थी। इसका लाल चुनरी सर से ढलक कर गले में आ चुका था। चेहरे पर इसके बाल चुटियां से निकल रहे थे, बिखरे हुए थे। रिदा को लिया बिल्कुल किसी हारे हुए इंसान का लग रहा था जो अपना सब कुछ खो चुका हो। पाक दामन होने के बावजूद इसे बद किरदार कहा जा रहा था। कल रात ऑफिस में लेट तक रुकना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नहीं मेरी जान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जैसी समझदार लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम हमसा से मांगने के बावजूद कभी इससे मिली नहीं हो, तो ऐसे कैसे कुछ गलत कर सकती हो। रामीन इसे समझाने लगी। रिदा के आंसू बेमौल हो रहे थे। वो रो रो कर थक चुकी थी। अपने किरदार की गवाही दे दे के थक चुकी थी। वो कबूल है, दिलो जान से कबूल है। हैदर अभी रिदा के घर के छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। मौलवी साहब भी इसके पास बैठे थे। उन्होंने निकाह पढ़वाया। हैदर ने कबूल किया। हैदर के साथ वहाँ अहद, यासीन साहब और सबा भी मौजूद थे। यासीन ने मुस्कुरा के इसे गले लगाया और इसे मुबारकबाद दी। वो अभी भी इसे काले सूट में मलबूस था। अभी सिर्फ काली शर्ट और पैंट में मलबूस था। इसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे। आंखों में लाल डोरे थे जो नींद की कमी का पता दे रहे थे। थकावट और नींद की कमी के बावजूद वो बहुत डैशिंग लग रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग इसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो रहे थे। वहाँ मोहल्ले के कुछ लोग भी थे। रोशान और आशिक की अबू रिदा की तरफ से वहाँ मौजूद थे। मोहल्ले वाले भी थे जो निकाह के बाद जा चुके थे। इन्हें तमाशा देखना था, इसलिए तमाशा करने के बाद चले गए। शकीला शुरू से ही रिदा और रिजा को पसंद नहीं करती थी। इसे मौका मिल गया इन्हें बातें सुनाने का, लेकिन हैदर को देखकर वो बहुत जल गई थी। इतना हैंडसम और अच्छा लड़का रिदा का शौहर बना था, वो तो समझ रही थी रिदा को रामीन किसी राह चलते इंसान के साथ बांध देगी, लेकिन हैदर को देखकर इनके सब मंसूबों पर पानी फिर गया था। मुबारक हो मेरे यार, तूने शादी का लड्डू खा ही लिया। अहद भी ब्लैक 3 पीस में था। वो ऑफिस के लिए तैयार था जब हैदर ने इसे कॉल करके इमरजेंसी का कहकर बुला लिया था। अहद ने हंसते हुए हैदर से कहा, जिसने फीकी से मुस्कुराहट दी। वो रिदा को अपना बनाना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। आज रिदा पे लगाए गए सारे इल्ज़ाम इसके दिल को छलनी कर गए थे। थैंक्स यार, हैदर ने शुक्रिया अदा किया। खुश तो था ले कि रिदा की हमजा से जान छूटी। मुबारक हो बेटा, जिन हालात में तुम्हारी शादी रिदा से हुई है मैं समझ सकती हूँ इसकी क्या हालत होगी। हम सब कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल हो जाए।
सबा ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे हौसला दिया और रुशान को भी इसने गले लगा। आखिर इसका इकलौता साला जो था। आहत की नज़रें काफ़ी देर से रिजा को ढूंढ रही थी, जो न जाने कहाँ थी। वो बेचैन हो रहा था, इस रिजा को अभी तक नहीं देखा था। रामीन बेगम बाहर आई। हैदर इनके सामने झुक गया। उन्होंने इसे दिलासा दिया। इन्हें हैदर बहुत अच्छा लगा था। इनकी आंखें नम थीं। इनकी लाडली बेटी की शादी जिन हालात में हुई थी, हर माँ की अपनी औलाद के लिए कुछ अरमान होते हैं, लेकिन रामीन के अरमान तो मलिया मेट हो चुके थे। खुश रहो बेटा, तुमने मेरी रिदा की इज्जत रख ली। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़े। हैदर ने तड़प के इनके हाथ पकड़ लिए। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? जो हुआ इसमें रिदा का कोई कसूर नहीं था। जो हुआ वो किस्मत में लिखा था, तो इसे सज़ा क्यों मिलती? आपने मुझे बेटा कहा है ना, तो बेटे माँ के आगे झुकते हैं, माएँ नहीं, इसने नरमी से कहा। तो रामीन को बहुत अच्छा लगा। रामीन जी, जो हुआ वो एक गलत फहमी थी। अब रिदा हमारी बेटी है, आप फिक्र मत करें। हमारा हैदर रिदा का बहुत ख्याल रखेगा। सबा ने रामीन के कंधे पर हाथ रखा। रामीन को हैदर के घर वाले बहुत पसंद आए थे। जी सुबह कह रही हैं सबा, जी सही कह रही हैं सबा, आप फिक्र मत कीजिए भाभी। यासीन साहब ने सबा की हाँ में हाँ मिलाई। रामीन मुस्कुरा दी। इन्हें रिदा की किस्मत में पर रश्क आ रहा था कि इसे इतना अच्छा ससुराल मिला था। आपने हैदर की बहुत अच्छी तरबियत की है, वो इसके रवैये से ही लग रहा है। इसने मुश्किल में मेरी रिदा का हाथ थामा है। जब सबने इसे बेइज्जत किया, इसके दामन पर कीचड़ उछाला, रामीन ने आंसू साफ किए। अहद भी खड़ा सब देख रहा था। वो मुस्कुराए जा रहा था कि हैदर को तो इसकी मोहब्बत मिल गई, अब इसका क्या होगा? आंटी, क्या मैं रिदा से मिल सकता हूँ? हैदर ने नज़रें झुकाते हिचकिचाते हुए रामीन से बोला। रामीन मुस्कुरा दी। रोशान, जाओ भाई को आप ही का कमरा दिखा दो। रामीन ने आंसू साफ करते रोशान से कहा। रोशान ने इस बात में सर हिलाया। वो हंस रहा था। आइए हैदर भाई, रोशान ने कहा, बहुत उतावला हो रहा है तू बेटा। इस घर का दामाद क्या बन गया? दोस्त को भूल ही गया, लेकिन कोई भी नहीं, बहुत जल्द मैं भी इसी घर का दामाद बनूंगा। अहद ने कान में हैदर से कहा, जो जाने ही वाला था। हैदर इसकी बात सुन के जानदार मुस्कुराया। अहद बस यही चाहता था कि इसका काम हो गया। हैदर रोशान के साथ चल दिया रिदा के कमरे की तरफ। दूसरी तरफ रिदा रिजा की गोद में सर रख के लेटी थी। इसके आंसू चेहरे को भिगो रहे थे। वो बिना आवाज़ के रोई जा रही थी। रिजा इसके सर पर हाथ फेर रही थी। रिदा का जिस्म कपकपा रहा था। वो इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। आशी भी पास ही बैठी थी। रिदा कल के बारे में सोच रही थी, जब इसे हैदर का फ़ोन आया था।